दोस्तों, नॉर्दर्न आयरलैंड का पॉलिटिकल माहौल इस समय पे काफी गरमाया हुआ है। अगर आप यूनाइटेड किंगडम को नक्शे पे देखते हो तो इसके जस्ट वेस्ट में आता है आयरिश सी, और आयरिश सी के भी वेस्ट में जाएंगे तो आयरलैंड नाम का आइलैंड आता है। इस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर दो कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। एक तो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, और इसके नॉर्थ में एक छोटा सा पार्ट है नॉर्दर्न आइलैंड जो कि आज की डेट में यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। इस नॉर्दर्न आइलैंड की टेरिटरी में दो पॉलिटिकल फैक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। एक पॉलिटिकल फैक्शन जिसको आप प्रो आयरिश यूनिटी फैक्शन बोलते हो, इसको आप नेशनलिस्ट भी बोलते हो, रिपब्लिकन्स भी बोलते हो। इनका सपना यह है कि नॉर्दर्न आइलैंड को यूके से अलग करो, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से मिला के इस पूरे आयरलैंड को एक नई कंट्री बना दिया जाए। दूसरा जो पॉलिटिकल फैक्शन है इसको आप बोलते हो प्रो यूके फैक्शन। इनको लॉयलिस्ट भी बोला जाता है, यूनियनिस्ट भी बोला जाता है। ये इंग्लैंड के साथ ही मिलकर रहना चाहते हैं, ये ओवरऑल रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ मिलना नहीं चाहते हैं। अब अगर आप नेशनलिस्ट और रिपब्लिकन्स की बात करते हो, प्रो आयरिश यूनिटी फैक्शन की बात करते हो, तो इसको रिप्रेजेंट करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम है सिन फेन। वहीं पे अगर आप यूनियनिस्ट की बात करते हो, लॉयलिस्ट की बात करते हो, प्रो ब्रिटिश लोगों की बात करते हो, तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है डीयूपी पॉलिटिकल पार्टी, डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी। तो ये लड़ाई नेशनलिस्ट वर्सेस यूनियनिस्ट की है। अभी रिसेंटली हुआ यह है कि पहली बार 2022 में जो इलेक्शंस हुए उसमें सिन फेन नाम की पार्टी ने नॉर्दर्न आइलैंड में 29% वोट शेयर अपने पास खींचा, और डीयूपी जो कि प्रो ब्रिटिश पार्टी है इसको 21.3% वोट शेयर मिला। तो फिर से नॉर्दर्न आइलैंड का माहौल इसलिए गरमाया हुआ है कि भाई जो सिन फेन पार्टी है इनके लीडर्स को लगता है कि अगले 10 साल में एक रेफरेंडम होगा और ये जो नॉर्दर्न आइलैंड की टेरिटरी है ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से मिलकर यूके से अलग हो जाए। मैं आपको बता दूं, नॉर्दर्न आइलैंड की ये जो टेरिटरी है यहाँ पे 30 साल लंबा सिविल वॉर चला है, फ्रॉम 1968 टू 1998। इस सिविल वॉर को नाम दिया गया था द ट्रबल्स। यहाँ पे एक तरफ रिपब्लिकन्स थे, दूसरी तरफ यूनियनिस्ट थे, ये आपस में लड़ रहे थे। 3,500 लोगों की मौत हुई है। तो ये जो पॉलिटिकल एजेंडा ये तो है ही। एक और यहाँ पे मैटर करती है चीज, यहाँ पे एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी है। जो रिपब्लिकन्स है ना, जो नेशनलिस्ट हैं, जो प्रो आयरिश यूनिटी को सपोर्ट करते हैं, वो कैथोलिक क्रिश्चियंस है। वहीं पे जो यूनियनिस्ट है, जो प्रो ब्रिटिश है, वो प्रोटेस्टेंट है। तो रिलीजन के नाम पे भी ये बहुत लंबे समय तक लड़े हैं। अगर आप रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की ओल्स्टर प्रोविंस की बात करो तो इसी ओल्स्टर प्रोविंस का एक समय पे हिस्सा हुआ करता था ये नॉर्दर्न आइलैंड। आपको पता है दोस्तों, एक समय पे यूनाइटेड किंगडम का पूरी दुनिया में राज हुआ करता था। तो 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में भी जो आयरलैंड नाम का पूरा आइलैंड है इसके ऊपर ग्रेट ब्रिटेन का राज था। ग्रेट ब्रिटेन के राजा थे किंग जेम्स वन। तो 1609 में किंग जेम्स वन ने बोला कि भाई इंग्लैंड से और स्कॉटलैंड से बहुत सारे लोग जाके ये जो आयरलैंड की उल्स्टर प्रोविंस है वहां पे सेटल हो सकते हैं। तो जब जरूरत से ज्यादा प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस जाके आयरलैंड में सेटल होने लगे और आयरलैंड में ज्यादातर कैथोलिक क्रिश्चियंस थे, तो ये कैथोलिक क्रिश्चियंस और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस उस समय पे रिलीजन के नाम पे एक दूसरे से भिड़ गए। उस समय पे क्रिश्चियनिटी में फेथ और सेक्ट के आधार पर भी इंटर लड़ाइयां हो जाती थी दो ग्रुप्स के बीच में। और ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई केवल आयरलैंड की धरती पर हुई है, पूरी दुनिया में हुई है। धीरे धीरे करके जो इंग्लैंड का कॉलोनियल राज था इसके अगेंस्ट भी यहाँ पे आयरलैंड के लोग खड़े हो गए। पोटैटो फैमिन आता है 1845 में, 1 मिलियन आयरिश नागरिकों की यहाँ पे जान चली जाती है डिजीज और स्टारवेशन के चलते। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1916 में एस्टर वीक होता है और आयरलैंड आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के अंदर हथियार उठा लेता है और वो इंग्लैंड से इंडिपेंडेंस मानते हैं। और फाइनली काफी सालों की लड़ाई के बाद 1921 में इनको इंडिपेंडेंस मिल जाता है इंग्लैंड से। एंग्लो आयरिश ट्रीटी आती है 1921 की, लेकिन उसमें पूरी तरीके से इनको फ्रीडम नहीं मिल पाती। आयरलैंड का ये जो आइलैंड था इसको दो टेरिटरी में तोड़ दिया गया। ओवरऑल पूरे आयरलैंड में 32 काउंटीज हुआ करती थी। उन 32 काउंटीज में से 6 काउंटीज बोलती हैं कि वो यूके के साथ रहेंगी, और ये 6 काउंटीज वो थी जहां पे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा थे, और ये हिस्सा मिलकर बन गया आपका नॉर्दर्न आइलैंड। तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड तो इफेक्टिवली इंग्लैंड के राज से आजाद हो गया, लेकिन नॉर्दर्न आइलैंड में रहने वाले मेजॉरिटी लोग बोल रहे थे कि वो यूके के साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन इसी नॉर्दर्न आइलैंड में कुछ कैथोलिक क्रिश्चियंस बच गए थे। इनको आप आयरिश रिपब्लिकन्स भी बोल सकते हो। ये माइनॉरिटी में थे, इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, इलेक्शन वगैरह में इनको सीटें नहीं दी जाती थी, सब कुछ यूनियनिस्ट के फेवर में होता था, मतलब जो प्रो ब्रिटिश लोग थे। तो बहुत सारे यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए और लिटरली 1968 से सिविल वॉर हो गया शुरू, जो कि 1998 तक चला। इस पर्टिकुलर सिविल वॉर में एक इवेंट बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है जिसको आप ब्लडी संडे बोलते हो। ये ब्लडी संडे हुआ 1972 में, जब ब्रिटिश आर्मी ने गोली चला दी और 13 अनआर्म्ड सिविलियंस को एक प्रोटेस्ट मार्च में मार दिया। जो ब्रिटेन थी उसने अपनी आर्मी को भी डिप्लॉय कर दिया था नॉर्दर्न आइलैंड्स में, जो कि नेशनलिस्ट और रिपब्लिकन्स के अगेंस्ट लड़ रही थी। लेकिन इसी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के अंदर एक फैक्शन था जिसको समझ में आया कि केवल लड़ाई लड़के मिलिट्री सॉल्यूशन से चीजें नहीं निकलने वाली, यहाँ पे पॉलिटिकल अप्रोच भी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इनकी एक पॉलिटिकल विंग बनाई गई सिन फेन नाम की। इस सिन फेन नाम की पॉलिटिकल विंग ने नॉर्दर्न आइलैंड में पॉलिटिकल लैंडस्केप में एंट्री मारी। उन्होंने इलेक्शंस वगैरह लड़े और फाइनली 2022 के इलेक्शंस में उनको सबसे ज्यादा सीटें मिली, सबसे ज्यादा वोट शेयर मिला। अब 1968 में जो सिविल वॉर शुरू हुआ था दोस्तों, वो 1998 में खत्म हुआ जब गुड फ्राइडे एग्रीमेंट को साइन कराया गया बेलफास्ट के अंदर। इस गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के अंदर साफ साफ ये बोला गया कि भाई देखिए, जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है और जो नॉर्दर्न आइलैंड है इसके बीच में कोई बॉर्डर चेक्स नहीं हो। वैसे तो इस गुड फ्राइडे एग्रीमेंट में 3 मेन एस्पेक्ट्स थे। पहला एस्पेक्ट तो ये था कि नॉर्दर्न आइलैंड में जो भी सरकार बनाई जाएगी उसमें रिपब्लिकन्स को भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी और यूनियनिस्ट को भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, और वो लोग गवर्नेंस को इक्वली चलाएंगे। दूसरा ये बोला गया कि नॉर्दर्न आइलैंड के लोग आगे चाहें तो रेफरेंडम करा के आयरलैंड में अपने आप को मिला सकते हैं। और तीसरा ये बोला गया कि नॉर्दर्न आइलैंड के लोगों पर डिपेंड करता है कि वो आयरलैंड की नागरिकता लेना चाहते हैं या ब्रिटिश नेशनलिटी लेना चाहते हैं। सबसे जरूरी चीज दोस्तों जो कि कल्चरली इन दोनों इलाकों को जोड़ती थी वो ये थी कि नॉर्दर्न आइलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच में कोई बॉर्डर चेक नहीं होगा। लोगों का, गुड्स का, ट्रेड का, सर्विसेज का अनहिंडर्ड मूवमेंट होगा। सब कुछ सही चल रहा था दोस्तों। फिर आ जाता है ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट यानी कि ब्रिटेन
यूरोपियन यूनियन को छोड़ देता है। अब यूरोपियन यूनियन के सिंगल मार्केट और कस्टम यूनियन का हिस्सा था ब्रिटेन। तब तक सब सही चल रहा था, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यूरोपियन यूनियन में था और यूरोपियन यूनियन के ही सिंगल मार्केट और कस्टम यूनियन का हिस्सा था ब्रिटेन। तो आराम से ब्रिटेन से गुड्स यूरोपियन यूनियन में जा सकते थे, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन में जा सकते थे। लेकिन जैसे ही ब्रेक्जिट हुआ तो अब यहां पे यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के बीच में एक प्रॉपर कस्टम बॉर्डर पोस्ट बनानी। अब यहां पे नॉर्दर्न आइलैंड अपनी ज्योग्राफी की वजह से डिसएडवांटेज पे आ गए। पहले जब कोई बॉर्डर नहीं एग्जिस्ट करता था यूके नॉर्दर्न आइलैंड के बीच में, नॉर्दर्न आइलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच में, वो बॉर्डर बनाने की बात हुई क्योंकि यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के नेगोशिएटर्स ने बोला कि बीच में कोई ना कोई बॉर्डर होना चाहिए। तो इफेक्टिवली यहां पे एक नॉर्दर्न आइलैंड का प्रोटोकॉल आया और उस प्रोटोकॉल के अंदर बॉर्डर बना दिया गया नॉर्दर्न आइलैंड के शोर्स पे। मतलब ब्रिटेन से अगर कोई गुड आएगा तो नॉर्दर्न आइलैंड पे जो कस्टम पोस्ट है वहां पे उसको चेक किया जाएगा। अब इस बात को लेके जो डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी है, जो प्रो ब्रिटिश पार्टी है नॉर्दर्न आइलैंड की, वो नाराज हो गई। बोली भाई ये तो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के प्रपोजल के अगेंस्ट जाता है। तो फाइनली यहां पे यूके और ईयू के नेगोशिएटर्स फिर से बैठे और उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, नॉर्दर्न आइलैंड पे जो भी आपके कस्टम चेक्स है वहां पे दो चैनल बनाए जाएंगे, ग्रीन चैनल, एक रेड चैनल। जो सामान नॉर्दर्न आइलैंड के जाना है वो ग्रीन चैनल के थ्रू चला जाएगा, उसकी कोई चेकिंग नहीं होगी, और जो सामान रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में जाना है उसको रेड चैनल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इफेक्टिवली यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। तो देखिए ब्रिटेन ने जो ब्रेक्जिट किया है ना, इस ब्रेक्जिट से उन्होंने अपने आप को एक नुकसान कर दिया है कि स्कॉटलैंड के अंदर, नॉर्दर्न आइलैंड के अंदर यूके से अलग होने की डिमांड्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। वैसे अगर आप यूके के पॉलिटिकल लीडर्स के स्टेटमेंट सुनेंगे तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो उनको बोलते हैं कि नॉर्दर्न आइलैंड के लोग यूके में रहेंगे, वो यूके से अलग नहीं होंगे। लेकिन ये जो सिन फेन नाम की पार्टी है जो कि सबसे बड़ा वोट शेयर जीत के इस समय पे पावर में आई है नॉर्दर्न आइलैंड में, हालांकि एब्सोल्यूट पावर में नहीं है। नॉर्दर्न आइलैंड का करंट पॉलिटिकल सेटअप ये बोलता है कि रिपब्लिकन्स और यूनियनिस्ट दोनों मिलकर चलाएंगे। तो मतलब जो फर्स्ट मिनिस्टर होगा जिसने सबसे ज्यादा वोट शेयर जीतेगा उसका होगा, लेकिन डेप्यूटी मिनिस्टर आपका दूसरी पार्टी का होगा। दोनों पार्टी के फैक्शंस के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनकी ताकत बराबर होगी। लेकिन ये इंक्रीज्ड वोट शेयर ये इंडिकेट करता है अकॉर्डिंग टू सिन फेन पार्टी की आगे आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा जब नॉर्दर्न आइलैंड के लोग बोलेंगे कि उनको यूके के साथ नहीं रहना है, उनको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ मिल जाना है। तो इस पूरे टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल आसान भाषा में इस मुद्दे को बहुत ही कम समय में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।